गुप्त काल के बाद का भारत, हर्षवर्धन से चोल साम्राज्य तक। गुप्त साम्राज्य का अंत एक युग का अंत था, परंतु ये एक नई शुरुआत भी थी। भारत में जब एक केंद्रीय शक्ति क्षीण हुई, तो क्षेत्रीय शक्तियों का सूर्य चमक उठा। आइए इस इतिहास की परतों को खोलें, हर्षवर्धन से लेकर चोल सम्राटों तक का गौरवशाली काल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया DSPM 247 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास की तथ्यपरक जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। हर्षवर्धन एक सम्राट, एक कवि। समय 606 से 647 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल गई थी। तभी हरियाणा के थानेसर से एक युवा शासक उठता है, हर्षवर्धन। वो पुष्यभूति वंश का उत्तराधिकारी था। अपने भाई की हत्या और बहन की पीड़ा से व्यथित होकर हर्षवर्धन ने प्रतिशोध लिया और धीरे धीरे उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों को एकजुट कर लिया। उसने कन्नौज को राजधानी बनाया और बंगाल से पंजाब तक शासन फैलाया। हर्ष सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक कवि भी था। उसका लिखा नाटक नागानंद उसकी साहित्यिक रुचि को दर्शाता है। उसके दरबार में वेनसांग, एक चीनी यात्री आया, जो नालंदा और भारत के धार्मिक जीवन का गवाह बना। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का समर्थक था, लेकिन उसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। हर 5 वर्ष में प्रयाग में एक महासभा होती थी, जहां वो अपना सब कुछ दान कर देता था, यहां तक कि अपने वस्त्र भी। हर्ष के निधन के बाद उसका साम्राज्य फिर विखंडित हो गया, लेकिन वो एक ऐसा सम्राट बना जिसने गुप्तों के बाद भारत को फिर से एकता और सांस्कृतिक गौरव की राह दिखाई। 3 महान शक्तियां, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। समय 8वीं से 10वीं सदी। 1. पाल वंश, बंगाल और बिहार। जब बंगाल अराजकता में डूबा था, तो जनता ने एक व्यक्ति को राजा चुना, गोपाल। इस लोकतांत्रिक शुरुआत ने जन्म दिया पाल वंश को। धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। पाल शासन में महायान बौद्ध धर्म का विस्तार नेपाल, तिब्बत और चीन तक हुआ। 2. राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हटाकर सत्ता संभाली। उनका केंद्र था मान्यखेटा, आज का कर्नाटक। कृष्णावन ने एलोरा की चट्टानों को तराशकर कैलासनाथ मंदिर बनवाया, एक अद्वितीय पत्थर से तराशी हुई संरचना जो विश्व भर में अद्वितीय है। राष्ट्रकूटों ने कला, साहित्य और दर्शन का पोषण किया और अरब व्यापारियों से संपर्क बनाए रखा। 3. प्रतिहार वंश, पश्चिमी भारत, राजस्थान व कन्नौज। मालवा के क्षेत्र से उठे गुर्जर प्रतिहार, विशेषतः मेहर भोज, एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों को भारत की सीमाओं पर रोका। इनकी सैन्य शक्ति और सैन्य रणनीति ने भारत को इस्लामी आक्रमणों से बचाए रखा। प्रतिहारों के अधीन कन्नौज एक बार फिर भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। चोलों का साम्राज्य और समुद्री शक्ति। समय 9वीं से 13वीं सदी। दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, चोल वंश। इनके 2 प्रसिद्ध शासक थे, राजा राजा चोल 1, राजेंद्र चोल 1। राजा राजा चोल ने तंजावुर को राजधानी बनाया और वहां बनवाया बृहदेश्वर मंदिर, एक वास्तुकला का चमत्कार। ये मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित था और 200 फीट ऊंचा शिखर उसकी भव्यता दर्शाता है। राजेंद्र चोल ने समुद्र के रास्ते श्रीलंका, मलक्का, सुमात्रा तक सैन्य अभियान चलाए। चोल साम्राज्य की नौसेना भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन में उर और सभा जैसी पंचायत प्रणालियां चलाईं, जो ग्रामीण स्वशासन का आदर्श रूप थीं। संस्कृति, धर्म और समाज। समय 7वीं से 12वीं सदी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत। दक्षिण भारत में नयनार, शैव और अलवार संतों ने भगवान शिव और विष्णु के प्रति अत्यंत भावनात्मक भक्ति गीतों की रचना की। ये आंदोलन जात पात के विरुद्ध था और प्रेम समर्पण पर आधारित था। शिक्षा और साहित्य। संस्कृत अब भी प्रमुख भाषा थी। बाण भट्ट, दंडी, भवभूति जैसे कवियों का युग था।
दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। समाज और धर्म। बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ क्योंकि वो राजाश्रय खो बैठा। जैन धर्म अब भी दक्षिण और पश्चिम भारत में एक्टिव था। हिंदू धर्म पुनः सामाजिक केंद्र में आया और मंदिर संस्कृति ने विस्तार पाया। अरब आक्रमण और नई दिशा। प्रारंभिक संपर्क 8वीं सदी। 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और ब्राह्मण शासक दाहिर को हराया। हालांकि अरब सिंध में शासन स्थापित करने में सफल हुए, परंतु वे भारत के आंतरिक भागों में नहीं बढ़ सके। इसका प्रमुख कारण था प्रतिहारों की प्रतिरोध शक्ति और स्थानीय शासकों की तत्परता। इस आक्रमण ने भारत को जगा दिया। धार्मिक शुद्धिकरण, सैन्य सुधार और ज्ञान की रक्षा की चेष्टाएं तेज हुईं। इस समय से भारत में इस्लाम धर्म का प्रभाव भी धीरे धीरे फैलने लगा, जो आने वाले मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। निष्कर्ष: गुप्त काल के बाद भारत विखंडित तो हुआ, लेकिन संस्कृति, भक्ति, ज्ञान और शक्ति का केंद्र बना रहा। ये वो समय था जब भारत ने दक्षिण में समुद्री शक्ति, उत्तर में बौद्ध शिक्षण संस्थान, पश्चिम में प्रतिरोध और पूरे उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो DSPM 247 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं।